साधन सिंप्लीफाइड के बैलेंस शीट मॉड्यूल के फाउंडेशन वीडियो में आपका स्वागत है। ऑटोमेटिक अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लेते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट आपने सुने होंगे। इस कंपनी की बैलेंस शीट वीक है, आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा नहीं है, प्राइस टू बुक वैल्यू हाई है, कंपनी का डेट ज्यादा है या फिर डेट बाय इक्विटी रेशियो हाई है, कंपनी में वर्किंग कैपिटल चैलेंजेस हैं। इन चीजों की बारीकियां जानने के लिए बैलेंस शीट को समझना पड़ेगा और उसके लिए आप एकदम सही जगह हैं। बैलेंस शीट मॉड्यूल के इस वीडियो में हम बैलेंस शीट के बेसिक कॉन्सेप्ट, शेयर सिलेक्शन में उसका इंपॉर्टेंस और उससे रिलेटेड एनालिसिस टिप्स डिस्कस करेंगे। राइट शेयर सिलेक्शन में बैलेंस शीट एनालिसिस का इतना जरूरी होने के कई रीजन है। पहला रीजन तो बैलेंस शीट की मूल परिभाषा से ही जुड़ा हुआ है, मतलब एसेट बराबर उसके सोर्स। फॉर एग्जांपल, आपने अगर 20 लाख की जगह बैंक से 30 लाख लोन लिया होता तो शायद बैंक का ईएमआई ज्यादा तकलीफ देता। सिमिलरली, लोन पे ज्यादा निर्भर रहने वाली कंपनीज निवेशकों की तकलीफ का कारण बनती हैं। हमको वो कंपनी ढूंढनी चाहिए जो खुद के अर्जित पैसे पे ज्यादा से ज्यादा निर्भर करे। सेकेंडली, बैलेंस शीट हमको एक किसी तारीख पर किसी कंपनी की आर्थिक स्थिति का ब्यौरा देती है। आपके मन में ये सवाल आ सकता है, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी तो वही करता है। अगर प्रॉफिट तो बढ़िया, अगर लॉस तो दिक्कत। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन पीएनएल एक सीमित अंतराल के लिए बनाया जाता है, जैसे 1 साल या फिर 1 साल का एक हिस्सा, जैसे कि Q1, Q2 आदि। बैलेंस शीट में पास्ट परफॉर्मेंस के इफेक्ट्स भी दिखते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट उसी कंपनी की होती है जिसने इतिहास में अच्छी परफॉर्मेंस दी है या फिर गलतियां कम की हैं। आसान शब्दों में ये लगभग सैलरी व प्रॉपर्टी के बीच का अंतर है। मासिक वेतन और बचत तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर जो परिवार लंबे समय तक सही आर्थिक नीति अपनाता है वही ज्यादा संपन्न बनता है। थर्डली, कंपनी की एनालिसिस में यूज होने वाले कॉमन इंडिकेटर्स की कैलकुलेशन के लिए बेसिक डेटा जैसे इक्विटी, डेट, बुक वैल्यू, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नेटवर्थ बैलेंस शीट से ही निकाले जाते हैं। बैलेंस शीट को बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है, इसलिए डेबिट क्रेडिट पे फोकस नहीं करेंगे। बैलेंस शीट ऑलरेडी बनी होगी, हम उसका एनालिसिस करेंगे। स्टार्ट हम मनी कंट्रोल पे मौजूद बैलेंस शीट से करेंगे और बाद में एनुअल रिपोर्ट रेफर करेंगे। वैल्यूज दोनों में सेम ही रहती हैं, पर एनुअल रिपोर्ट ज्यादा डिटेल्ड होती है। और भी कुछ वेबसाइट है जो आवश्यकता अनुसार रेफर करेंगे। मनी कंट्रोल पे बैलेंस शीट कैसे निकालें, उसका वीडियो ऊपर लिंक में है। उस लिंक को फॉलो करके आप HUL की बैलेंस शीट तक पहुंच जाएंगे, जो कि आपके सामने मौजूद स्क्रीन जैसी दिखेगी। ये वही HUL है जो सर्फ, क्लोजअप, लक्स जैसे प्रोडक्ट बनाती है। आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे तो इस टाइप की स्क्रीन दिखेगी। एक कॉलम एक पर्टिकुलर साल के लिए है। लेफ्ट में आपको बैलेंस शीट के सेक्शंस दिख जाएंगे, जैसे इक्विटी, उसके थोड़ा नीचे लायबिलिटी, और लायबिलिटी वाला सेक्शन खत्म होने के बाद आपको दिख जाएंगे इस कंपनी के एसेट। अलग अलग रोज एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी के सब डिवीजन है। आप उनको बैलेंस शीट आइटम या अकाउंट कह सकते हैं। नीचे तक तो आ गए, पर बैलेंस क्या किया? बैलेंस शीट होता है एसेट और उसकी सोर्स का लेखा जोखा, इसलिए पहले एसेट ढूंढते हैं। अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन के जस्ट ऊपर आपको इस कंपनी के टोटल एसेट दिख जाएंगे। इसको अलग से नोट कर लेते हैं। एसेट का मतलब होता है चल अचल संपत्ति, बिल्डिंग, कैश, बैंक डिपॉजिट, फैक्ट्रीज एसेट में गिने जाते हैं। इस एसेट को बैलेंस कौन सी लाइन कर रही वो समझने के लिए वापस ऊपर चलते हैं। जिन लोगों ने वो लाइन नोटिस कर ली उनको बहुत बहुत बधाइयां। बाकी लोगों के लिए एक बार फिर ट्राई करते हैं। यहां तक तो अपनी बात बनी नहीं, अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज वाली रो मिल जाएगी, जो एग्जैक्टली बराबर है हमारे एसेट के, और सिर्फ इस साल के लिए नहीं, हर साल के लिए। जैसे हमने देखा बैलेंस शीट में ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं। इस टर्म को इक्विटी एंड लायबिलिटीज भी कहा जाता है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज ज्यादा फेमस और एक्यूरेट है, इसलिए हम यही यूज करेंगे। ये वही इक्विटी है जिसको आरओई व डेट बाय इक्विटी रेशियो में इस्तेमाल किया जाता है। इस बैलेंसिंग को मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी वो सोर्स होते हैं जिनको यूज करके कंपनी एसेट खड़े करती है। इक्विटी एंड लायबिलिटी का क्या अनुपात रहेगा वो कंपनी पे डिपेंड करता है। घर के केस में 20 लाख बैंक लोन लायबिलिटी का व ओनर द्वारा डाली हुई 10 लाख की पूंजी इक्विटी का एग्जाम्पल है।
कंपनीज एसेट का इस्तेमाल करती हैं व्यापार संचालन व आय अर्जन में। उदाहरण के लिए आपने दुकान वाला घर खरीदा आमदनी बढ़ाने के लिए, वैसे ही कंपनीज फैक्ट्रीज बनाती हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। फैक्ट्री, घर, ऑफिस जैसे एसेट लंबी समय अवधि के लिए बनाए जाते हैं, 1 साल से ज्यादा। इसके लिए उनको नॉन करेंट एसेट कहा जाता है। इसके विपरीत कुछ एसेट्स जैसे कैश या फिर कैश के समान चीजें जैसे एफडी, बैंक डिपॉजिट या फिर ऐसा कोई एसेट जो 1 साल के भीतर कैश में कन्वर्ट होने वाला हो, उसे करंट एसेट कहते हैं। लायबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी या दायित्व, और भविष्य में इसका निर्वहन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस घर को लेने के लिए आपने 20 लाख का लोन लिया, तो 20 लाख आपकी लायबिलिटी है जो आप बैंक को वापस करेंगे। पर 20 लाख की पूरी राशि तुरंत तो देनी नहीं होगी, कुछ टाइम ग्रेस पीरियड रहेगा, उसके बाद ईएमआई चालू होगी। पर कभी कभी पहले साल में भी कुछ पेमेंट्स देने होते हैं। जो लायबिलिटीज टू बी पेड लेस देन 1 ईयर होती हैं, उनको करंट लायबिलिटीज कहते हैं। 1 साल से ऊपर वाली लायबिलिटीज को नॉन करंट लायबिलिटी कहा जाता है। कंपनीज प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल सप्लायर से पहले ले लेती हैं, पेमेंट कुछ टाइम बाद करती हैं। इस टाइप की लायबिलिटी भी करंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल है। इक्विटी का मतलब होता है एसेट में मालिक का हिस्सा। 30 लाख के घर में आपने जब 10 लाख खुद के पैसे डाले तो उसमें आपकी इक्विटी हुई 10 लाख की। उसी प्रकार कंपनी चलाने के लिए उसके ओनर मिलके उसमें खुद की पूंजी डालते हैं जो इक्विटी का एक हिस्सा बन जाती है। जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट इकट्ठा होता है वो इक्विटी में जुड़ता जाता है। ओनर के साइड से डाली पूंजी को शेयर कैपिटल व बिजनेस में हुए प्रॉफिट की वजह से हुई बढ़ोतरी को रिजर्व एंड सरप्लस में गिना जाता है। ये दोनों ही इक्विटी का पार्ट होते हैं। बैलेंस शीट से हमको एसेट व उसके सोर्स यानी लायबिलिटी एंड इक्विटी का आइडिया लगता है। इन तीनों के नीचे कई टाइप के अकाउंट्स होते हैं जिनको बैलेंस शीट आइटम्स या अकाउंट कहा जाता है। इनमें से कुछ करंट होते हैं और कुछ नॉन करंट। जैसे जैसे कंपनी बिजनेस करती है इन अकाउंट्स में बदलाव आते रहते हैं, पर एसेट का टोटल हमेशा बराबर रहता है लायबिलिटी और इक्विटी के टोटल के। जो एक्सपर्ट्स बैलेंस शीट का एनालिसिस करते हैं वो इन बदलावों का ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं और उससे अंदाजा लगाते हैं कंपनी की आर्थिक स्थिति का। बैलेंस शीट अकाउंट्स में बदलाव बिजनेस एक्टिविटीज के कारण आते रहते हैं। अगर घर का एग्जांपल वापस लें तो स्टार्टिंग में एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी में कुछ नहीं है। जब आप घर लेते हैं तो 30 लाख से बैलेंस शीट में फिक्स एसेट बढ़ता है, 20 लाख से लोन और 10 लाख से शेयर कैपिटल यानी इक्विटी बढ़ती है। इन चेंजेस के हिसाब से ऊपर दी हुई टोटल वैल्यू बदल जाती है। एसेट के टोटल में जो 30 लाख दिख रहा है वो एचयूएल के केस में 18,629 करोड़ था, जैसा कि कुछ देर पहले हमने मनी कंट्रोल पे देखा। मान लीजिए आप दुकान से 5 लाख कैश प्रॉफिट कमाते हैं तो आपका सरप्लस बढ़ जाता है 5 लाख से और आपके पास 5 लाख कैश आ जाता है। करस्पॉन्डिंगली टोटल एसेट भी 35 हो जाता है और इक्विटी 15। मान लीजिए अब आप डिसाइड करते हैं कि लोन थोड़ा कम करना है, इसलिए आप 1 लाख रुपए बैंक को दे देते हैं, जिसकी वजह से कैश हो जाता है 5 से 4 लाख और लोन हो जाता है 20 से 19। उसी अनुपात में टोटल एसेट और लायबिलिटी भी कम हो जाते हैं। कंपनी के केस में और भी कई एक्टिविटीज से अलग अलग अकाउंट्स में चेंजेस आते रहते हैं और उनको स्टडी करके कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का अंदाजा लगाया जा सकता है। एसेट्स अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो साथ में कंपनी की इनकम भी बढ़नी चाहिए। इस रिलेशनशिप को रिटर्न ऑन एसेट बोला जाता है और हमको वो कंपनी प्रेफर करनी चाहिए जहां ये वैल्यू या तो स्टेबल हो या इंक्रीजिंग। कभी कभी एसेट्स का ब्रेकअप स्टडी करके हिडन एडवांटेज भी मिल जाते हैं, जैसे कि लैंड बैंक या फिर टेक्नोलॉजी सुपीरियोरिटी। लायबिलिटी में सडन इंक्रीज वार्निंग साइन होता है। हमको उस कंपनी के एसेट देख के समझना चाहिए कि कंपनी कैसे ये लायबिलिटी पूरी करेगी, और अगर समझ में ना आए तो कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। पॉजिटिव और बढ़ता हुआ सरप्लस अच्छे बिजनेस का इंडिकेटर होता है, ऐसी कंपनीज प्रिफर करनी चाहिए। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में लगातार बढ़ता हुआ शेयर कैपिटल अच्छा नहीं होता है। इसका मतलब होता है ओनर्स पैसे के लिए बार बार शेयर बेच रहे। ऐसी कंपनीज अवॉइड करनी चाहिए। भूषण स्टील का इक्विटी डाइल्यूशन का केस फेमस है, पर इसके एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे रिलायंस अपना शेयर कैपिटल बढ़ा के अपना डेट कम कर रहा। इन दोनों में अंतर समझने के लिए डिटेल्ड एनालिसिस जरूरी होती है। डीपर एनालिसिस के लिए बैलेंस शीट में एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी के अंदर अलग अलग लाइन आइटम्स को समझना पड़ेगा। इस वीडियो में हम इन लाइन आइटम्स की एक लिस्ट बनाएंगे और आने वाले वीडियोस में उनका इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे।
ये हो गई हमारी इक्विटी की लिस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को डिफरेंट कलर से दिखाया गया है क्योंकि उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है। ये हो गई हमारी लाइबिलिटी की लिस्ट। ये हो गई हमारे एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स की लिस्ट। ये हो गई हमारे रिमेनिंग एसेट्स की लिस्ट। और ये है टोटल लिस्ट। इसमें से कुछ टर्म्स जैसे फिक्स्ड एसेट, शेयर कैपिटल, लोन, करंट एसेट एक्सेट्रा हम ऑलरेडी समझने लगे हैं। अगले वीडियो में अपने घर का एग्जाम्पल को बढ़ाते हुए इस लिस्ट में मौजूद लाइन आइटम्स के मीनिंग समझेंगे ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं आप और क्या देखना चाहेंगे। धन्यवाद।